तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आया ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। मातक, टॉप पास कर। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? पास। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हम क्यों हो जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? अनन्या, मैं कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है। इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया, बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, तो सब फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बेब, ये निकलना तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ब्रिलियंट की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, तो भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए, उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहाँ खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो से। अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा? अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। भगदौड़ की वजह हाल ही में ब्रेक हुई न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? गाइस, द सिचुएशन डजंट लुक गुड। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी सिंह इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की। चिराग अनन्या का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दादाजी के गुजरने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए अनन्या ने चिराग को अपना पार्टनर बनाया था। वैसे तो उसे अनन्या का लाइफ पार्टनर बनना था, लेकिन अनन्या के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती अनन्या की शादी एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर ना मिलने की वजह से हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है एंड द बैलेंस शीट आल्सो डजंट लुक गुड। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। मोतिक, यू नो वेरी वेल, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लगाया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी, मर्जर की कोशिश की। ओ लवी जी, नॉट अगेन। इस न्यूज़ के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मोतिक, लेट्स सी योर प्लान। देसाई उर्फ रविकांत अनन्या के दादाजी के पुराने वफादार थे और उन्होंने अनन्या के दादाजी के साथ मिलकर सिंह इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में फैलाया था, लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी के एडवाइजर थे। गुड मॉर्निंग मिसेस लोबो, सच अ ब्राइट ब्यूटीफुल मंडे। आप कैसी हैं? आज ऑफिस में इतनी मनुष्यत क्यों आई हुई है? तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज़ देखता है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो,
बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? देखो, सरकारी टेंडर ना मिलने से सिंग इंडस्ट्रीज को लगा भारी झटका। वेंटिलेटर पर चल रही सिंग इंडस्ट्रीज को 200 करोड़ के टेंडर से किया और वो टेंडर जा पहुंचा आहूजा कॉर्पोरेशन के पास। हेलो मैम, यस मैम, आई विल ब्रिंग द फाइल्स इन योर केबिन राइट नाउ। तो वो अनन्या कहाँ है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। आई नीड टू मीट राइट नाउ। कहाँ है अनन्या मैम? अभी तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस रूम में। कहाँ के मैसेज लोगों? अभी नहीं। अनन्या, अनन्या, मुझे आज की क्राइसिस के बाद तुमसे बहुत जरूरी बात है। अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अभिनव गेट आउट अभी नहीं। अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से, तुम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। अनन्या, टेक ओवर डिफेंस। चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर धकेल देता है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। लोगों को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। यू कैन गो इनसाइड फॉर द मीटिंग। अच्छा, आप फाइल्स लेके आई हैं? लीजिए मुझे। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। लीव हिम। ये कोई चोर उचक्का नहीं है, ये आपकी अनन्या मैडम का पति है और सिंह परिवार का घर जमाई है। भूल जाते हो क्या ये सब तुम लोग? थैंक यू मिसेस लोगो। जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद अनन्या उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। यू इडियट, कम विद मी राइट नाउ। तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे? कैसे तभी मुझे नहीं पता मिसेस लोगो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उसके बिना हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइडवेज कर दिया है ना। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। हर घंटे आएंगे सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ उसका वेट करना, उसके साथ कोशिश करना बात करने की, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसी थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था। तभी रविकांत देसाई और रविकांत वहाँ आ गए। हाँ, तो फॉरेन डिटेल्स बता दीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूँ जी। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। ही हैज एन एक्सीडेंट प्लान। वो भी सड़क के पास। बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव को सुनना चाहिए। ही हैज अ पॉइंट। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन सब लोग झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अभिनव, बैठो और जल्दी काम। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के ग्लास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। मातक, पापा पास कर। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? पास। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? क्यों हो जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे डाउट है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव, मैंने कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? क्या रहा है तो क्या? लेट मी मेक अ कॉल।
इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उत्तर देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। मेरी बात सुन, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा, अभिनव, मारो बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं गया। जिद मत कर अभिनव, बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान दी। टाइगर! इस सच्चाई मत भूलना! अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। अंकल, ये केक कितने का है? 600 गए। और ये पेस्ट्री? वो 60 गए। एक दे दीजिए। असल में अभिनव और वैभवी ने ये तय किया था कि वो पैसे जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। थैंक यू। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट चल रही थी और वहाँ से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह, कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मुझे वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना? मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। व्हाट? और नहीं तो क्या? बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी? मत कर। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेन वैभवी के गालों को चूम रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभिनव धोखे के नशे में डूबकर बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेवपाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। सही कपड़े उतारो और बेड पे लेटाओ उसको। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी।
सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। शेम ऑन यू बहना, मुझे तो तुम्हारे पर हमेशा से डाउट था। इतनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये जो रेन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़की को। तेरी क्रांति पारी नहीं, हम दोनों के बीच कुछ भी हुआ नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जैसा सोच रहे सब बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम लोगों ने, तो क्या ये बात? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहाँ जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधरा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था, अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लग रही है। सॉरी पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? इसमें हंस अन्ना पागल हो गई हो तुम। इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किसी शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तुम? बोला, क्या करेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहाँ पहुँच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखें इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसा है। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात, मैं इसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसे कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। लेकिन अभिनव हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और अनाग्नि होती।
वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया, जो वो हर सुबह देख कर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी निगाहों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। कई सालों के बाद वहाँ से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला, और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। लगता है अभिनव अपनी दवा चखेगा। ऐसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सही जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। अनन्या को ये सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? प्लीज एटलीस्ट उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो। तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होता है ना, उसके बारे में वैसी बातें होंगी। देवेन सही कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में ना गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि अकरम सनी से हाथ भी लगाया। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर ये तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बचकर रहो। अकरम सनी तेरे अंदर क्या बात थी, बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तो 6 सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आई? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन
फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल इतनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है तो काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired! अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, मुझे कहा कि अगर देवेन जैसे कहता तुझसे सवाल पूछे तो जवाब मत देना। उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेगी। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे दिन आपका 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सेल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे, फोटो सफायर में। एड्रेस मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? सिया, बाय। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो, तुम टाइगर हो यार। और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज़्ज़ा डिलीवरी। सर ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपये तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे ही उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे?
रिश्तेदार है मेरा, जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोला। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हाँ, हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। उन्हें ये कहा, तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला, तो वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपने से छोटे लोगों से बात नहीं करती। मुंह नहीं लगती उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभालेगा? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया। अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं। तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर नहीं रखेंगे। आए हो? मतलब तुम्हें बुलाया भी क्या? वो उठा के चले आए। भिखारी गई है। आया नहीं हूँ, बुलाया मुझे, अकरम ने बुलाया। मुझे पता ही था ये कोई पागल है। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमर को काफी परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आजकल। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर अवेलेबल है मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला व्हिच इज 5 लाख रुपीस, वोडका 8 लाख रुपीस, इसके 10 लाख रुपीस एंड वी हैव जिन जो कि 12 लाख रुपए की। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीज़ें। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अकरम, होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ और आज का दिन मेरे लिए इनफैक्ट हम सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा आओ, ओके लेट्स एंजॉय। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। सर योर स्नैक्स एंड ड्रिंक। Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिलने, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना। बोलना अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा
हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूँ मैं। टाइगर ना चुप रहता है, ना धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है? तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहाँ थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर। मजाक तो नहीं हो रहा है? क्यों मतलब सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूँ, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे, पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अकरम, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। Let's fight. कब करनी है लड़ाई? नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it. अगर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई गहरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोले। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहाँ पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बात फिर सोचो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं हूँ। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं हारे हो बलराज, क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। यहाँ टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह पछताओ। दुनिया हंसेगी तुम पर। वो दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया और एक हमेशा अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। समझ गया टाइगर? टाइगर ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूँ और हम मान लेंगे। बिल्कुल नहीं। और उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता। उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता हूँ बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ? ओके? राइट। क्यों नहीं? हाँ ना। देखो मेरे मम्मी पापा आ गए। जो कुछ भी है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते थे, तुम जहाँ भी होगे कभी घर हो। क्या अभी? हाँ तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया उसे भुगतो।
वैसे अकरम बलराज, अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा, मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल में। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? ये निगरानी कभी और बताओ। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चला चाहिए, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है, ठीक है? मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ, और अकरम तुम्हें आ देना मुझे वो नई नौकरी के लिए। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो, ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना, उनकी साथ पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कैसे चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए यहाँ पे? हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? वो भी चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी किया। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम्हारा भूत क्या हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरे बेटे की जायदाद हड़प कर सको। तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, अभिनव बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ठीक है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? सी, कॉन्फिडेंस है। वो घर में जैसे कॉन्फिडेंस, और तुम नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम्हें जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैरेट वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? मानता हूँ मैं उस दिन शराब के नशे में था, लेकिन इसको भी अपना रूम का दरवाजा खोल के क्या सोने की जरूरत थी? अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहाँ इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहाँ चला गया। वहाँ उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला
और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और एके प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, देखो तो जरा कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सिक्योरिटी सर, ये फटीचर इंसान अंदर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अकरम सर को परेशान करने आया है। मतलब तुमको एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को ना थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो और उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दोनों दोस्त हो गए। अब जब तुम्हारे पिताजी को उनके आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ तो तुमको कैसे हो सकता है उनके आगे पीछे घूमने से? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ है। You wanna say something? आप जा सकते हो, आप मेरे साथ चलो। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। तुम्हें अकरम ने बताया कि मैं क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी लेने के लिए आया था वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था ये अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। ये इस पे स्टार्स क्यों बने हुए हैं? इन पोजीशंस पर पहले से कोई ना कोई काम कर रहा है तो ये पोजीशंस खाली नहीं है। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैनेजर की पोस्ट चाहिए मुझे। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर कोई पहले से बैठा हुआ है तुम उस पोजीशन पर कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ये बताओ कि ये लिस्ट मुझे किसने दी? तुमने? हाँ, लेकिन जेनी देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट दी और मैंने अपने पसंद की पोस्ट चूज कर ली। अब आगे क्या करना है वो तुम। वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी। वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारी की जरूरत पड़ने वाली है। कल से आपका ऑफिस शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांगी थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहाँ क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि अनन्या के माता पिता आए हुए थे तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपना चेक से पैसा निकालने के लिए बैंक चला आया। मुझे वो चेक से पैसे निकालना। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। अरे देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम के लिए आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। चेक से? तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है कि तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलो यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेकिन ऐसे प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। क्या हो रहा है? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोटे से अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे यहाँ कैसे? मुझे मिला नहीं होता। बैठिए। कैसा ना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूँ। बताइए ना। तुम जानते हो ये साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम का तुम कैप्टन हो। I'm very sorry, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी। टाइगर,
आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी खबर मिली है कि टाइगर लौटा है। आप हैं तो अभी नहीं, अभी तो आया है, थोड़ा उछलने कूदने दो। पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ, और कौन था ये आदमी जो टाइगर का नाम सुन मन ही मन एक नई प्लानिंग कर रहा था। टाइगर, मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेता हूँ। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। इतने में प्रणव वहां आया। क्या किया तुमने? ये साहब जो चेक लेके आए थे, किससे पूछ के पढ़ा? सर, ये आदमी डिलीवरी वाला है, बैंक में फर्जी चेक लेके आया था। इसे क्या लगता है? हम लोग ने यहाँ नोटिस सिस्टम चालू रखा है और मैंने इसकी चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई डेटा रिलेवेंट हुआ ही नहीं। सर बोल रहे हो? हाँ सर, ये डिलीवरी बॉय जिसका चेक लेके आए थे, जानते हो किसका है? अकरम सर का। क्या सर? हाँ, और इनके साथ जो तुमने किया वो तो ठीक है, लेकिन अकरम सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने उनके चेक का क्या हाल किया है, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जानते हो ना? चेक कहाँ है? सर, ये रहा चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे काम करो, टेप से इस चेक के टुकड़े को, एक एक टुकड़े को अच्छे से जोड़ो। क्या सर? हाँ, और ये असाइनमेंट के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर्ड। सर लेकिन मैंने क्या किया है? नौकरी से निकाल दूंगा, ये तो सुन लिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा वो सुनने नहीं दिया। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा। ये चेक अकरम सर का है, इसे अच्छे से जोड़ना, और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा बाहर भगाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बैंक में जाकर काम नहीं कर पाओगे। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था, और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने न जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा। I'm really very sorry। वैसे टाइगर, आप इतने साल कहाँ थे? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस तो आ गया, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं, हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल के रहना होगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा। तब तक तुम गुफा से बाहर आना नहीं और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल के बारे में हमें पता लगा। और साथ ही अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके हो, देखिए तुम्हारे सामने का इक्का, पार्कर, अलाइन, ये तीन बाकी है। अलायना मतलब हमारे ग्रुप में वो लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलाइन उसकी जगह है। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलाइना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों है उसमें। मैं कुछ समझा नहीं। जिद्दी है, उसकी जिद के आगे मुझे अपनी जिद्दी कम लगती है। कहने को तो हमारे ग्रुप में बस वो एक लड़की है, लेकिन उसे पढ़ पाना हम में से किसी मर्द के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलाइना को ये मनमाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को ये चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलाइना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पक्का है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ, बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक इशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलाइना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूँ मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता मेरा क्या मतलब है? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब। बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जी बना। और जोक तो बिल्कुल भी मत मारना, जोक मारने वालों को जान से मार देती है वो। वैसे तुम्हें अब ये गाड़ी की जरूरत है टाइगर, मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूँ
तुम यहाँ से सीधा ग्रो मोटर जाओ, वहीं गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे मैं अभी भर रहा हूँ, बाकी जब तुम गद्दी संभालोगे तो उसका डबल दे देना मुझे। ओके, थैंक यू। उसने बैंक से पैसे लिए। जल्दबाजी में वो बलराज से ये पूछना भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अभिनव अग्रवाल? मैं ही हूँ अभिनव अग्रवाल। है साहब, आइए प्लीज, चलिए। कुछ देर बाद अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर रेडी कराता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हेलो, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। अभिनव ने चाहत को और अकरम की पार्टी में देखा था। हालांकि अभिनव ने वहां से कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखे जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीबी हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा था। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यही बुला लेती हूँ। दूर से ही सही, जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसे क्यों परेशान करना? अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। क्या तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई। बिजनेस में अकरम किसी की नहीं सुनता, समझे? ठीक, मैं बाद में कॉल करता हूँ। टाइगर? अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम? हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच पे आया था। हाँ, वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ। मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूँ, तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहाँ क्या करने जा रहा था। और जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, आओ टाइगर, वेलकम। ऑल गुड? इट्स ऑल गुड। ये लो वीआईपी कार्ड, हैव फन। थैंक यू। वो नीचे आया और उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। चले? दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था। वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ वेटर? अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा, हेलो सर, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगा? ऐसा नहीं है। 1 सेकंड। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहाँ से निकल गया। लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। तो तुम क्या करते हो? मैं एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ बस। ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? हाँ, राइट। हेलो गॉर्जियस, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नीयत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ रहा था। तुझे नजर नहीं आ रहा? ऑलरेडी मेरे साथ डेट पर है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, निकल लो। अभिनव कुछ पल के लिए चुप रहा। वो देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत के पीछे पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक वेल टू डू फैमिली से आती हो। बट डोंट माइंड, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? सिखा किसी ने ज्ञान देने को। हाँ, चल निकल। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई वुड से यू डोंट डिजर्व सच डाउन मार्केट बॉयज जिसके बाप ने उसे पैदा करके छोड़ दिया। अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। हाँ? जैसे ही वो अभिनव के बाप पर गया, अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता था। क्या बात है? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने क्या सिखाया? वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या हो रहा है ये सब? ये एक रेपुटेड होटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। मैनेजर, ये कैसे लोग आते तुम्हारे होटल में? अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ना मारा मुझे, देखो ना, मुंह सब तोड़ दिया मेरा। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर ने बोला, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर पे हाथ उठाने की? ये हमें परेशान कर रहा था। मैं तो इसकी मूवी नहीं लग रहा था। बार-बार वार्न करने के बावजूद ये पीछे नहीं हटा। मेरे कथा के बारे में बेफालतू की बातें कर रहा था। क्या ये सही है? ये गलत बोल रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया। सर जो भी हो, पहले आपको इनसे माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी? मैं माफी मांगू?
ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड दोनों से। माफी मांग। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? ना माफी मांगे तो तुझे मैं इस होटल से जाने भी नहीं दूंगा। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पे सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चल, अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? हाँ, सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसके दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत क्या कर, संभाली नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की, दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब तो चाहत भी अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। क्या डेयरिंग है इन लोग की, दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। चाहत को न जाने क्यों ये आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। अभिनव, अभिनव, हाँ, कुछ कह रही थी तुम? मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो? कौन सी दोस्त? अनन्या। हाँ, अनन्या। नहीं, मैं उससे झूठ क्यों बोलूँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू नो व्हाट चाहत, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो तुम तो जानती हो मैं अनन्या का पति हूँ। घर थोड़ा लेट पहुँचूंगा ना तो मेरी जान ले लेगी। और वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं, मैं लेट आऊँ उसको शक होने लग जाता। शक तुम पे? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है, तुम्हारा ख्याल तक नहीं आता उसे, तो वो तुम पे शक क्यों करने लगी? हाँ, जानता हूँ, मगर फिर भी अभी तो मुझे जाना होगा। तुम्हें घर छोड़ दूँ? हम फिर कब मिलेंगे जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। उन लोगों के पास पहुंचने पर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़की को मार रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे को? उससे क्या मतलब? मतलब है तभी तो मैं खड़ा हूँ। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा रहना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा तुझे भी। अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, अब तूने मेरी लाइन चुराई तो तू और ज्यादा मार। क्यों हीरो बन रहा है? जानता नहीं गुड़गांव में हीरो की काम नहीं आती। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना बेकार में एक ही जगह दो की कबर खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी करके कहा, तो कब्रिस्तान वाले को कॉल करके बोल दे कि 4 कब्रें खोद के रखे, 2 लोग उन चारों को दफनाने आए। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखते ही देखते अभिनव ने समय और समय दोनों बदल दिए थे। वो लड़का जॉनी, और जैसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं, वो खुद अभिनव का ये रूप देखकर हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को मार मार कर अधमरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, भाई तुम हो कौन? और मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ।
तुझे वादा करना पड़ेगा कि किसी को नहीं बताएगा था कौन। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है जो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। जब तक किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मुझे लगता है हमें कॉर्पोरेट होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माया, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम कर, अनन्या और चिराग की शादी करवा दे। वैसे भी अभिनव ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। मैंने कहा नमस्ते एंड हेलो अनन्या। अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और अभिनव से नजर फेर ली। अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसने कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजीव से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर बुरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को ये देखते ही अंदर से बुरा लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। इतने में शर्मिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या समझाओगे कि तुम अपने खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बचने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की? शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों? ये आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था और मुझे नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। ये सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोकते उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया? और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला शांत हो जाओ। राजीव ने शर्मिला को रोकने की कोशिश की। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। ये सुनती अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिला को देखा और बोली, मम्मा, मैं चिराग से शादी करने के लिए कब एग्री हुई? तुम्हारे एग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी, और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी मदद चाहिए ना। चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। इस पर अनन्या ने कहा, मम्मा ऐसा नहीं है, मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ बताओ। शर्मिला ने पूछा। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अनन्या ने अकर के साथ जवाब दिया। तुम्हें अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। इतने में राजीव बोला,
अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया है। अरे तुम क्यों ये सब इससे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उस शेयर होल्डर्स की भी वैसी पिटाई करेगा जैसे उस लड़की की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव को और सुनाते हुए कहा और आगे बोली, तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, पर यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजू ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? एके लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं? आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ाकर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात तो सुनो, अगर एक बार और मेरा नाम लिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो अभिनव, इनफ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब, मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और वो बोली, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, समझे? इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रियूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी, तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उसे हटवाने के लिए बात कर ली है। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। क्या? अकरम, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूँ। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छुपी रहेगी। हाँ, अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है, अलाइना भी वहाँ आने वाली है, उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। अनन्या, नाश्ता रेडी है? इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए वहां से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग्स कुछ ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? शर्मिला ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू, अभिनव ने दिल से कहा। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? इतने में हरदेव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। अनन्या इस सवाल को सुनकर सक पका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनीज तुम्हारे अंडर चल रही है उन्हें मैं सनी को दे रहा हूँ। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते। वो मेरी बेटी के साथ इस जैसे आदमी से शादी कराने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारी मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फट्टर के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। मैंने अकरम सर से भी बात की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव, शर्मिला ने तुरंत कहा। एक सेकंड शर्मिला, अभिनव, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उधर अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को यह कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। इस खबर को सुनकर राजू और शर्मिला हैरान हो गए और एक साथ बोले, अकरम इस लड़के को जानता है? अकरम इस लड़के को जानता है? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी, उसे रियूनियन के लिए जाना था। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम के एक लड़के के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह, देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो,
अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना, उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं। क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, तो मुझे कैसे पता होता? तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम ditch करके आए हो? नहीं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। ये सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना, अब अपनी बीवी के ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को उन दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था, तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे 1 हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारी जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये एक लंबी रात होने वाली है और वो इस रात को ऐसा कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की 2 बातें सुननी पड़े। उसने कामिनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता, हम लोग अंदर चले। और आज अचानक से ये रियूनियन रखने की क्या सोची? हरीश ने ये सुनते ही अपना गला साफ किया और कामिनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। वो देखो, कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ये सुना तो वो पलटकर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का कृतेश सभी का चहेता था। लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखती रहती थी और लड़के उसे अपना जिगरी दोस्त। हेलो पीपल, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वो बोला, हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश। अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, चलो तो फिर अब पार्टी शुरू की जाए। हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वो सभी एक बड़े से हॉल में पहुंच चुके थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ साल के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आए वो बदकिस्मत है, और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट कृतेश, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। गिरीश ने कहा, हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें ये होटल मिला है। ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। कृतेश, अब तो बता दो ये सब कितने का पड़ा? कामिनी ने पूछा। ये सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामिनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामिनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़के के बगल में आकर बैठ गया था। वो उसे जानता तो था लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामिनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी। कामिनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूम कर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने की सोच रही हूँ। और इस बार तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ। हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उनके साथ हंस रहे थे सिवाय अभिनव के। इतने में कामिनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया भी रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना हो, जो पीना हो, वो ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द बिल्स। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वो जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, ये अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहाँ रुका होगा। इतने में डेविड नाम के एक लड़के ने कहा, तुम लोगों को पता है पूरे देश के अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश के पापा का भी नाम ऐड हुआ है। नाम तो अभी ऐड हुआ है पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, नहीं कृतेश? इतने में कामिनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने कुछ खिचड़ी पकड़ी है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। ये सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे एसेट्स हैं। टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल छिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना। कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा, क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेनू देखना चाहिए, खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वो इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, ये मजा चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? अबे तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामिनी ने भी घी में आग डालते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन ये सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, कैसी बात कर रही हो? अब वो पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा भी बिल भर दूंगा। कामिनी ने कहा, वाह कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपना बिल भरने दो ताकि उसे भी तो आगे से पैसे कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वो ऐसे फ्री का खाना खाता रहेगा तो फ्री का खाना तो हम सभी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामिनी की बात काटते हुए कहा। वो बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो गरिमा, क्या बात को बढ़ाना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पे कर दूंगा। कृतेश ने कहा, तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। कामिनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूँ। क्या क्या मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आया। इतना कहते ही अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। जैसे वो बाहर में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक आदमी के पास बैठी हुई थी जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। हाथ हटा,
अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, ए भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूँ, ये मेरी बीवी है, हाथ हटा ले नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा। अभिनव ने कहा। उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वो उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वह उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वो बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अभिनव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहाँ काफी अंधेरा था, ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर 1 सेकंड भी यहाँ दिखाई दिया ना तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा, चल निकल यहाँ से। एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में जोरदार लात मारी और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वह जो मेरी बीवी के साथ था, बता। वो डॉन है, हमारा बॉस। हमको नहीं पता था कि वो लड़की हमारी भाभी है। वो जब अंदर आई तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद, इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वो लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या छिनावत? टाइगर अब नहीं रहा, उसके सारे लोग बिखर गए, कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए और छिंगावत मोंटी को उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। मैं टाइगर की टीम का कोर मेंबर हूँ। अभिनव का दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे ये एहसास हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था, बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। अभिनव को जब अनन्या नजर नहीं आई तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सच में अनन्या के लिए घबराहट हो रही थी। तभी उसकी नजर उस डॉन पर पड़ी जो अनन्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो चुपचाप शांति से एक कोने में खड़ा था। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। अभिनव भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुम जिस लड़की के साथ थे वो कहाँ है? डॉन को अभिनव को देख गुस्सा आया। उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में अभिनव ने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। जब डॉन को लगा कि वो अभिनव की गिरफ्त से नहीं छूट सकता तो उसने कहा, चिराग उसे अपने साथ ले गया। ये सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। चिराग का नाम तो उसने शर्मिला के मुंह से कई बार सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग अनन्या का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ गया है वो? मेरी हालत देखकर लगता है कि वो मुझे बताकर जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। अभिनव चाहता तो उसके ऊपर और दबाव बनाकर उसे कम से कम चिराग के बारे में जानकारी ले सकता था, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था और ऐसे में वो किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अभिनव, यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में अभिनव को पीछे से एक लड़की की आवाज आई। ये कामिनी थी जो अभिनव को ढूंढते हुए बाहर तक आ गई थी। उसने अभिनव के पास आते हुए कहा, तुम्हारा भागने का प्लान था क्या? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी फेंक रहे थे? मैं फेंक रहा था, पैसे है मेरे पास। अभिनव ने कामिनी की बात का आधे मन से जवाब देते हुए कहा। उसे अभी भी अनन्या की चिंता खाई जा रही थी। कामिनी ने पूछा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बचकर निकल जाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभिनव ने कामिनी को घूरते हुए देखा और उसके बाद हॉल की तरफ बढ़ने लगा। कामिनी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभिनव कामिनी के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें से कार्ड निकाला। कामिनी ने कार्ड के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि वो देख पा रही थी कि कार्ड खटारा थी। बाहर से देखने पर वो गाड़ी कबाड़ लगती थी और अभिनव यही चाहता था। वो दोनों फिर से अंदर आए और रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर पहले से एक वेट्रेस खड़ी थी। उसने अभिनव को बिल थमाते हुए कहा, 5 लाख। ये अमाउंट सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा उन लोगों ने क्या खा लिया था जो इतना ज्यादा बिलाया? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, इतने में कामिनी ने उसके मजे लेने के लिए कहा, क्या हुआ, बहुत ज्यादा है, नहीं पे कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाते में 500 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में वहाँ खड़ी एक और लड़की ने कहा, उस टाइम तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब हवा निकल गई बेचारी की। ये सुनते ही अभिनव ने उस लड़की को पलट कर देखा। फिर उसकी नजर कृतेश पर पड़ी जो हरीश से बात करते हुए चलता आ रहा था। कामिनी कृतेश को आते हुए देख मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, तुम बिल नहीं भर पा रहे हो? इफ यू डोंट माइंड, मैं पे कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे लिए ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, कृतेश ने कहा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। अभिनव ने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेट्रेस की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कामिनी ने उसका कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक कार्ड? तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड कैसे आया? कामिनी ने कहा और अभिनव के हाथ से कार्ड लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर अभिनव का नाम लिखा हुआ था, अभिनव गढ़वाल। कामिनी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा और बोली, तुम तो अभिनव कुमार थे ना, फिर अभिनव गढ़वाल कैसे हो गए? ये क्या खेल खेल रहे हो यार? अभिनव ने उसके हाथ से अपना कार्ड लिया और बोला, मेरा सरनेम गढ़वाल है। कुमार मेरे नाम के आगे अनाथ आश्रम वालों ने लगा दिया था क्योंकि उन्हें मेरा असली सरनेम पता नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें अपना सरनेम पता नहीं था? अनाथ आश्रम में तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई थी क्या? हरीश ने तंज कसते हुए पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, मेरे साथ जो हुआ अगर वो तुम्हारे साथ हुआ होता तो याददाश्त के साथ साथ तुम भी कब के चले जाते ऊपर। अब मैं जाऊं? अभिनव के ये तेवर देख किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसे हाँ में सिर हिलाकर ये भी नहीं कह पा रहा था कि वो जा सकता है। ऐसे में अभिनव खुद वहां से निकल गया। अभिनव जैसे अपनी गाड़ी के पास आया तो उसे फिर से अनन्या की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनन्या की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अभिनव समझ चुका था कि वो घर जा चुकी है। ऐसे में अभिनव भी गाड़ी में बैठा और अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो अनन्या के घर पहुंचा और गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वहाँ एक गहरे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो अनन्या की गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी रईस आदमी की गाड़ी है। उसी के बगल में अनन्या की गाड़ी भी खड़ी थी। अभिनव ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे वो अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी जोड़न की महक आई। ऐसी खुशबू उसे घर में पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज। इतने में अभिनव को राजीव की आवाज सुनाई दी। वो पता नहीं किससे बात कर रहा था। अभिनव अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी राजीव और शर्मिला के सामने खड़ा था। उसकी पीठ अभिनव की तरफ होने की वजह से अभिनव उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिला के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान देखकर अभिनव की समझ में आ गया था कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, इतने में उस लड़के ने कहा और अभिनव की तरफ पलट गया। जैसे ही शर्मिला की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। उसने कड़वी जुबान में अभिनव से कहा, ये चिराग है, तुम जब शराब के नशे में धुत थे तब उस गुंडे से चिराग ने अनन्या को बचाया है। ये सुन अभिनव चिराग की तरफ देख रहा था। उसने चिराग के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज देख पहली बार रहा था। उसके कद और अभिनव के कद में ज्यादा अंतर नहीं था। चिराग दिखने में काफी हैंडसम था। उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे जो उसके कसे हुए बदन पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे देखते हुए अचानक अभिनव के मुंह से निकला, कैसे कैसे? तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे? तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि थैंक यू, लेकिन ये तो तुम्हें किसी ने कहना सिखाया नहीं होगा। शर्मिला ने कूदते हुए कहा। अभिनव का
बेवकूफ, मेरी जो एक बेटी है ये उसी से शादी करने वाला है। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हाथ मिलाने के लिए अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, मैं समझ रही हूं। अभिनव ने भी उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं कि अनन्या पहले से शादीशुदा है और उसका पति मैं हूं। इसके बाद अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि चिराग का हाथ दुखने लगा। ये देखते हुए शर्मिला बोली, क्या कर रहे हो? जान से मार दो बेचारे को, मुंडा कहीं के। अभिनव ने चिराग का हाथ छोड़ दिया। शर्मिला ने आगे कहा, क्या कर रहे थे तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह हर जगह लड़ाई करता है? ये एक अच्छा सभ्य खानदानी लड़का है। अनन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम अपने आप को उसका पति मान सकते हो, लेकिन टेम्पररी उसका परमानेंट पति तो चिराग ही बनेगा। चलो चिराग, मुझे एरो गेरो की मुंह लगना पसंद नहीं है। और वो चिराग को अपने साथ वहां से ले गई। ये सब सुनते ही अभिनव का सिर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी के मामले में तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूं, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मेरा वो भरोसा भी टूट गया। आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते थे? ये सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा मुझसे सवाल मत करो अभिनव, मुझे पता है तुमने क्या किया। जब कोई गुंडा अनन्या को तुम्हारी आंखों के सामने परेशान कर रहा था तब उसे ऐसी हालत में छोड़कर तुम भाग गए। सच में मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक भी हो। इतना कहकर राजू भी अंदर चला गया। अभिनव हैरानी भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ में आ गया था ये सारी कहानी उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने सुनाई थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो चिराग से इस बात का बदला लेना चाहता था। वो चिराग को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहता था। अभिनव गुस्से में अनन्या के कमरे में आ गया था। जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या सो चुकी है। अभिनव अपने आप को अनन्या को ठहर कर देखने से रोक नहीं पाया। वो सच में काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान एक कोने में आहिस्ता से रख दिया। वो नहीं चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो। वो धीरे से उसके बिस्तर पर आया और कंबल ओढ़कर उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई थी जब वो पहली बार ऐसे अनन्या के कमरे में न जाने कैसे पहुंच गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अनन्या और अभिनव की ये नजदीकी उन्हें एक दूसरे के दिल में जगह बनाने देगी? क्या अभिनव और अनन्या को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? और क्या करने वाला था अभिनव चिराग के साथ? अभिनव को अनन्या के बगल में लेकर वो रात याद आ रही थी। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कैसे अनन्या के कमरे में पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, इतने में अभिनव को एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिनव पलटने वाला था कि इतने में उसे जोरदार लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही अभिनव अपनी जगह पर बैठा तो इतने में अनन्या किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर लगी हल्की सी चोट को मलते हुए बोला, आह, मेरी हड्डियां तोड़ने लगा था क्या? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर मेरे बिस्तर पर लेटे? किससे पूछकर मैं कमर ओढ़ा? अभिनव ने गहरी सांस ली और कमर को फिर से ठीक तरह से रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। बोल पति? मारकुट, ये शेर चिल्ली की तरह खाली बड़ा पकड़ना बंद करो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो। दुश्मन हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती हूं। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती हो? उस झूठे चिराग की। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? चिराग के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम 100 बार सोचना। वो तुमसे 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? अनन्या ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती वो बीच में रुकी और अभिनव को तीर जैसी तीखी नजर से देखते हुए बोली, मेरे बाहर आने से पहले तुम कमरे से बाहर हो जाना वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, तुम्हें एके प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टैक्ट मिला? ये सुनते ही अनन्या जो कि बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर वो अपनी जगह पर जम सी रही थी। वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ तौर पर देख पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता अनन्या ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, समझे? अभिनव ये सुनकर हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कुछ भी नहीं। मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझे? चिराग को झूठा बोल रहे हो और खुद कितने बड़े झूठे हो नजर भी आ रहा है या नहीं? नहीं अनन्या। अभिनव ने उसे रोकने की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई थी। अभिनव ये देख हैरान हो गया। अब क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रुक सकता था इसलिए वो उसी कमरे में चला गया जिस कमरे में वो अक्सर सोया करता था। बहुत मुश्किल से उसे नींद लगी और तब सुबह हो गई, उसे पता नहीं चला। जब अभिनव तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लग चुका था और अनन्या पहले से बैठकर नाश्ता कर रही थी। हरदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हरदेव ने कहा, मैंने सुना है कि अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है? जी दादाजी। अनन्या ने कहा। हरदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो बनाना आता है। मैं आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अनन्या ने जैसे ही कहा तो अभिनव उसकी शक्ल देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। अपने दादाजी की नजर में अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने के लिए अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हरदेव ने अभिनव की तरफ देखा और बोले, तुमने कहीं काम करना शुरू किया? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में काम कर रहा हूँ। किस पोजीशन पर हो? ऑफिस असिस्टेंट। ये सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सभी लोग उसे इस तरह से हंसता देख हैरान हो गए, लेकिन शर्मिला रुकी नहीं। उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम जैसे लोग ऐसी नौकरी करेंगे? वैसे चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तुम कितना कमा लेते हो? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी कहता तो शर्मिला उसे फिर से खाने को दौड़ती और अभिनव का कुछ न कहना भी उसे बहुत भारी पड़ा। शर्मिला ने कहा, क्या हुआ? कुछ बोला नहीं जा रहा? हाँ? शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तो जेनी भड़कते हुए उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, ये सब क्या है? हाँ? अभिनव पलटकर अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनी किससे बात कर रही है। ये देख जेनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीखते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बोल सकती हो। हम ऑफिस में हैं, प्लीज शो सम मैनर्स। ओह देखो जरा कौन मैनर्स की बात कर रहा है? तुम जिसने ये सब किया। ये देखो इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। तुम इससे डील कर रहे थे ना? तो तुमने इससे ऐसा क्या था जिसने सिर्फ 2 स्टार दिए? जेनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल रखते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाकर उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर बोला, तुम मेरे मजे ले रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने बहुत मेहनत के साथ बात की थी। अच्छा तो फिर ये कैसे हुआ? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया तो तुम इस बात का खुन्नस निकाल रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ
मैं हूं। अभिनव ने ये सुनकर गहरी सांस ली। जेनी को उसकी फाइल वापस की और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, मेरे पास इस सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि ये सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास लेकर जाऊंगी और वो तुम्हें झटके में नौकरी से निकाल देंगी। जेनी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? यही जो तुमने कहा। जाओ अकरम सर को जाकर बोलो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, फिर देखते हैं कि किसकी नौकरी जाती है। ये सुनते ही जेनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर के बाद एक फोन काट दिया था। उसे दिन भर फोन आते रहते थे। हर कोई उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था। अभिनव को इस काम में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो गया था पर अभी तक उसका फोन बजे जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता था, लेकिन उसने अभिनव को जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि उसके पास अपना खुद का कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने तो बैठ गया था, लेकिन उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना फोन अपने कैबिन में भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को ना देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे नहीं देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा तो देखा कि अकरम और जेनी उसके कैबिन में बैठे हुए थे। अभिनव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गया। अभिनव आओ। अकरम ने अभिनव को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है, आपको कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने कहा, अभिनव तुम्हारे और जेनी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जेनी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसी बात पर इसे डांट रहा था और मुझे लगता है कि अब इसके घर जाने का टाइम आ गया है। ये सुनते ही जेनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अकरम की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, घर जाने का टाइम आ गया है मतलब? अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुमने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नौकरी अभिनव की नहीं तुम्हारी जाएगी। सर प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, आई एम सो सॉरी। जेनी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। ये सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना जेनी, तुम मेरे जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करती हो उसी तरह से तुम्हें अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ अभिनव की बल्कि इस कंपनी के हर एम्प्लॉय की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। ये सुनकर जेनी घबराहट के मारे अपनी कुर्सी में पीछे खिसक कर बैठ गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज अकरम सर, मुझे इससे पहले कि जेनी अपनी बात पूरी कर पाती उसकी आंखें भर आई थी। अभिनव ने उसे देखा तो उसके मन में जेनी के लिए दया आ गई। उसने अकरम को देखा और इशारों में समझाया कि वो जेनी को नौकरी से नहीं निकाले। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम्हें अगर इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें अभिनव और बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम दोबारा अभिनव पर या किसी और पर बेवजह चिल्लाई तो मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, प्लीज सच में आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेनी ने दबदबाई आंखों से अकरम को देखते हुए कहा, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की तो मैं नहीं करूंगी सर, नहीं करूंगी, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अकरम ने कहा। जेनी अपनी जगह से उठी और वहां से निकल गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव से कहा, मैं सबका सिर दर्द है लड़की। हाँ, लेकिन याद आया मैंने तुम्हें ऑप्शन के बारे में बताया था ना, आज वो ऑप्शन होने वाला है और अलायना भी वहां आने वाली है। अलायना का नाम सुनते ही अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बलराज ने पहले से अभिनव को अलायना के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि अब वो अलायना से मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा, हाँ हम भी ऑप्शन चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं आऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। लोगों को शक होगा, हो सकता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हें दिक्पाल छिंदावत भी मिल जाए। दिक्पाल छिंदावत का नाम सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने दुश्मन से जल्द मिलना चाहता था, लेकिन अकरम ने कहा, दिक्पाल से ज्यादा अलायना से बचकर रहना, शी इज अ स्वीट पॉइजन। तुम्हें ले जाने के लिए मैंने अपने आदमी से बात कर ली है, वो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, ये वीआईपी कार्ड के पास रखो, शहर के सभी बड़े लोगों के पास ये कार्ड है, कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उस कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुदा हुआ था। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल लिया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलायना से, और क्या वो आज अपने दुश्मन दिक्पाल को देख पाएगा? अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को ना सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेज से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमियों के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम, हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है, हम आपको ऑप्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक मिनट। इतना कहते वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और ये बोली जाती है, ऑप्शन लगाने वाले आदमी ने कहा। लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था, वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब खूबसूरत जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाह रहा है साहब? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और भाई उसके सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। ये सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलायना ने भी तुरंत जवाब दिया। ये सुनते अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागल बने भाई? अभिनव की ये बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है, आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलायना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बोली
कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलाना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलट कर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। मैं सलाना 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलाना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही कानून ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हाथ तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलाना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। इसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे, लेकिन अभिनव अलाना के साथ वहीं रुक गया था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि इस वक्त अलाना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वो अलाना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलट कर देखा और कहा, तुम अग्रिम को इस हाथ के लिए पे करने के लिए बोल सकते हो। उसे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे, मैं भी पैसे लेकर नहीं आया हूं। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और वो अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव की नजर अलाना पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे वो दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि अभिनव ने कहा, मैं सलाना। और वो अलाना के पास चला आया। अलाना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलाना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर अभिनव। यहाँ मैं हूँ, यहाँ की रूल्स नहीं पता। अभिनव ने धीरे से अपना सिर नाम हिला दिया और बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता है। वैसे मेरा नाम अभिनव अग्रवाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलाना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते अंदर आए और अलाना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बास जैसी पार्टी नजर होगी। नंदिता, मैं तुम्हारा बॉस टाइगर। ये सुनती अलाना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव तुम टाइगर हो? अलाना ने हैरान होकर कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने-चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलाना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उसे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडरकवर हूं। तुम्हें क्या कर रहे हो? मैडम को छुआ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलाना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलाना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलाना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव अग्रवाल? सच में तुम्हारा नाम अभिनव अग्रवाल है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हां, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूं अभिनव अग्रवाल। ये सुनते ही अलाना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती में दे मारा। इससे पहले कि अभिनव मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलाना ने कहा, ये मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ रहा था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वो अलाना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलाना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहां इन चीजों को करने से पहले अच्छे लड़कों के हाथ पैर काम जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलाना से मजाक कर सके। जब अलाना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलाना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना। और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। जब अलाना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। ये सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का क्या करने वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलाना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे लिए जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देखते हुए बोला, यहाँ मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम के यहाँ खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव! ये नाम सुनते ही अनन्या की टॉयलेट चढ़ गई और अगले पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, वो तेरा पति है। नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू मेरी गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से ये जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलट कर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्या इसकी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, क्या लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो क्या नहीं लेना चाहता है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर। चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदा डाउन टू अर्थ और ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी तुच्छ बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा। ये सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एक ही? तुमने एक ही का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहाँ से ले आए? वो अकरम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था ना, तो मैंने सोचा कि उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद लूं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि तुम्हारे साथ कहीं आओ जाओ तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। चाहत उसकी
पत्नी थी, उसने उन लोगों को जिस तरह से मारा था उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वो सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वो अभिनव को अंदर बुला ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वो अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला आया था। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि अब तो मैं गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किडनैप करके ही रहेंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि चाहत वहां थी। जैसे एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत उस आदमी के पेट में लात मार दी। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वो समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वो घबराहट में ये भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वो कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वो कह रहे थे कि वो प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। ये वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। एक सेकंड, तुम कह रही हो कि जब ईशान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था, वो क्या कर रहा था? ये सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, ये कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तब ये गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। ये सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था मुझे पता था कि ये निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ ये फटीचर है बल्कि पट्टू भी है। शर्मिला शांत हो जा, राजीव ने बीच में कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो भी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे वो कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वो पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वो कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा, चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था, आप चाहे तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक रुकने वाली है, वो अभी के अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुम उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। ये सुनते अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक वार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़े खतरनाक लगते हो यार। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें ये सब करते हुए देख रही थी, लेकिन डूड, कल वाली फाइट तो वाज लाइक टॉप नॉच। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब ही दिया। तुमने अनन्या को ये सब बताया क्यों नहीं? उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताशा भरे सुर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने ये सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें ये डाउट हो रहा है कि मैंने फाइट करना कहाँ सीखा तो मैं बता देता हूँ। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल्स में, मैदानों में और यहाँ तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताओ तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वो समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, टाइम टू गो, फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बातें करेंगे। इतना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देख ये सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किसी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि ये शर्मिला की आवाज है। वो खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ गए थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वो डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना, शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजू उसके पास आया, बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और शर्मिला और अनन्या कहाँ है? वो दोनों निकल गए। राजू ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा राजीव ये पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वो राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वो इन सब चक्करों में नंदिता को फोन लगाना तो भूल गया था। एक बार घर जाने के बाद शायद वो नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहली घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठा लिया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट की भी देरी कर दी होती ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। नाम बताने से पहले पहचान गई किसका फोन है? हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन कर ले। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, टाइगर। सही बात है। वैसे कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ, उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से ये सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है? नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूँ। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ, अलायना ने कहा। ये सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलायना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव, हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलायना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा,
अलैना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गई, जब आप छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलैना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलैना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलैना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो, हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूँ। अलैना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। ये सुनकर अलैना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूँ ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलैना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलैना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या ये क्यों कह रही थी? अभिनव को ये समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को ये भनक न लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और इसी वजह से उसे शायद दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई थी। इतने में अनन्या को भी कुछ सूझा और उसने अपना लोशन वाला हाथ रोक लिया। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर की तो पाया कि अभिनव उसके कमरे में खड़ा था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और उसने कुर्सी के पीछे टंगा टॉवेल उठाया और पैरों को ढक लिया। इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो! अनन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव किसी रोबोट की तरह पलट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। भले ही सच ये था कि ना अभिनव अनन्या से प्यार करता था और ना ही अनन्या अभिनव से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। कि तभी अनन्या जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? आई एम सॉरी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी और मैं सीधे तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुसा। मैंने काफी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास सीधा अंदर आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभिनव ने तुरंत अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब वो अनन्या को सफाई दे रहा था तब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को सफाई दे क्यों रहा है। अनन्या उसकी पत्नी है, नहीं? ऐसे में अभिनव को खुराफात सूझी और उसने कहा, अभी मान लो कि दादाजी हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में आते, वो पहले तुम्हें ऐसा बैठा हुआ देखते और फिर मुझे तुम्हें ना देखते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मुझे तुम्हें अपने ही कमरे में ना देखते हुए देखता तो पता नहीं क्या समझ बैठता। पागल आदमी, मेरे दादाजी कभी ऐसे दूसरों के कमरों में बिना पूछे नहीं घुसते हैं। अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर अभिनव को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को चिढ़ाने के लिए तो ये बात कही थी। अभिनव को जैसे ही जरा सी हंसी आई तो इतने में अनन्या ने कहा, चलो अब मेरे कमरे से बाहर निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अभिनव ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रहा है। मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? ये मेरा कमरा है, जब मेरा मूड होगा तब दरवाजा खोलूंगी। अनन्या ने जैसे अभिनव को फटकारा तो इतने में उसे बाहर से आवाज आई, अनन्या दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर अनन्या और अभिनव दोनों के होश उड़ गए थे। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। अपने दादा की आवाज सुनकर अनन्या का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। इतने में उसे फिर से आवाज आई, अभिनव अंदर है क्या? अनन्या की नजर तुरंत अभिनव पर जा टिकी। अभी तक जो अनन्या अभिनव को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, अब वही अनन्या आंखों ही आंखों में अभिनव से मदद मांग रही थी। मैं अंदर ही हूँ। ये सुनते ही अनन्या की जान में जान आ गई थी, लेकिन इतने में उधर से हरदेव ने कहा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मुझे अनन्या से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी पर मैं अभी तैयार हो रही हूँ। अनन्या के मुंह से घबराहट के मारे निकला। इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है।